So, hi everyone, this is CA Manasvi Agarwal. So, in this video, we will cover the topic Law of Demand. ये डिमांड वाले चैप्टर का पार्ट 2 है वीडियो का. हमने पार्ट 1 वीडियो में कवर किया था कि डिमांड क्या है और उसके क्या डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें, बिकॉज वो पार्ट 1 है जो एक्सप्लेन करता है डिमांड क्या है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी नीचे, तो आप उसको अच्छे से देख लेना. ओके, सो बिफोर वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट द टुडेज वीडियो विच इज ऑन लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि एज द प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो देयर इज व्हाट? इनवर्स रिलेशन. प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी. जैसे इसमें आपको लिखा भी है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एज द प्राइस राइजेस price falls, the quantity demanded rises, price rise, quantity demanded falls. तो कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लॉ ऑफ डिमांड में? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. दैट मीन्स क्या कि इनकम शुड रिमेन सेम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सही रहना चाहिए. क्यों? बिकॉज मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है डिमांड वाले फैक्टर में कि अगर सपोज प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन करस्पॉन्डिंगली आपकी इनकम भी राइज हो रही है तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा कि प्राइस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? नो. सो इसीलिए अदर फैक्टर्स शुड रिमेन सेम. अदर फैक्टर्स में अगर हम देखें, आगे देखिए कि देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज. रिलेटेड कॉमोडिटीज क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, आई होप यू रिमेंबर दिस. इनकम में कोई चेंज ना हो, देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड देयर शुड बी नो चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइसेस. तो देयर शुड बी 5 assumptions. असम्पशंस बोले तो कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से इफेक्ट होता है. एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि लॉ ऑफ डिमांड में जो डिमांड का अप एंड राइज होता है दैट्स ओनली ड्यू टू प्राइस. दैट मीन्स मैं सिर्फ क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, जस्ट वेट, मैं ओके सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से बोल रही हूँ. दैट मीन्स व्हाट? प्राइस बढ़ेगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी. यहाँ पर इनवर्स नहीं है. दैट मीन्स अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा, क्वांटिटी की डिमांड कम होगा तो प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ वन साइडेड रिलेशन है. दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ प्राइस का ही इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे देखा गया है, डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे नहीं देखा गया. लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ यही बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी. ओनली एंड ओनली प्राइस फैक्टर को ही हम कंसीडर करते हैं इन द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, नेक्स्ट. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज द डिमांड स्केड्यूल एंड द डिमांड कर्व. डिमांड स्केड्यूल. डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? As you see in the picture, डिमांड स्केड्यूल होता है कि जब आप डिमांड को एक टेबल में प्लॉट कर दें, लाइक कि एक 100 रुपीज पे इतनी डिमांड, प्राइस कम हुआ 100 से 90 तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी. तो उस पे कितनी डिमांड? सी 100 रुपीज पे 200 डिमांड, 90 पे 300. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. सो व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल? इज अ टेबल. सो what is demand schedule? जो एक टेबल है which represents the different prices of a good and the corresponding quantity. कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? डिमांड स्केड्यूल. अच्छा, अब मैंने इस डिमांड स्केड्यूल को अपने ग्राफ में प्लॉट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? डिमांड कर्व. तो ये डिमांड कर्व, ये जो डायग्राम है इसी का प्लॉटेड है. ये क्या हुआ? 100 प्राइस पे 200 डिमांड है. प्राइस हमेशा किस पे लेते हैं? y एक्सिस पे. x एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? क्वांटिटी. सो 100 प्राइस हुआ एंड डिमांड विल बी 200. जैसे जैसे प्राइस तुम्हारा क्या हुआ? कम हुआ तो डिमांड क्या हो गई? ज्यादा हो गया. लाइक दिस इफ यू आर सीइंग. तो डिमांड कर्व कैसा हो गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी. और इसको हमने डायग्राम से भी देख लिया. ओके, जैसे जैसे तुम्हारा डिमांड क्या हुई? कम हुई. हम यहां पर अगर मैं दिखाऊं या सिंपली आप इसी डायग्राम में देख लो.
ये आपका डिमांड कर्व प्लॉट हो रहा है। 100 डिमांड थी तो 100 प्राइस था तो डिमांड 200 रही, प्राइस फॉल हो गया तो डिमांड आपकी बढ़ गई, और प्राइस कम हो गया तो डिमांड और बढ़ गई। तो डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोपिंग। कभी भी देयर इज एन इनवर्स रिलेशन तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कहीं पे भी अगर इनवर्स रिलेशन है और उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। उसका रीजन भी हमने देख लिया, वी हैव सीन द डायग्राम। आपने देखा कि कैसे मैंने प्लॉट किया। तो ये मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया इसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व, और ये जो डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट प्राइसेस, दैट इज अ डिमांड स्केड्यूल। नेक्स्ट, ये जो अभी मैंने सिंपल एक्सप्लेन किया, एक ये डिमांड जो दिया हुआ था, दिस इज अ डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कस्टमर कि 100 रुपीज प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड इतना होगा। हमने पढ़ा था व्हाट इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है, जब हम सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को क्लब कर देते हैं, दैट बिकम्स अ मार्केट डिमांड। सो व्हेन वी एड अप ऑल द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय द डिफरेंट कंज्यूमर्स, वी कैन कॉल इट एट अ मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड को अगर मैं टेबल में रखूंगी तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। और मार्केट डिमांड स्केड्यूल को जब मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगी तो दैट विल बिकम अ मार्केट डिमांड स्केड्यूल। एक यहां पर एक टेबल है कि प्राइस है इतना, देयर आर 3 कस्टमर्स P, Q एंड R। 10 प्राइस पे P की डिमांड 10 है, प्राइस फॉल हुआ, P की डिमांड 15 हो गई। उसी तरह Q और R की डिमांड जैसे जैसे प्राइस फॉल होता जा रहा है, तीनों कंज्यूमर्स की डिमांड में आप देखोगे देयर इज अ राइज। तो टोटल डिमांड, इसी को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ मार्केट डिमांड। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ मार्केट डिमांड। ओके, अभी मैं अगर मार्केट डिमांड कही, मैं यहीं पे ग्राफ बना दूं, अगर मैं इस मार्केट डिमांड का ही इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दूं, ओके, दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी, और मैं अगर इसको प्लॉट कर दूं तो प्राइस इज, लेट्स से यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 5, 6, 7, ओके फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर मुझे 50 का स्लॉट ले लेती हूँ अगर मैं, 100, दिस इज 150। पूरा प्लॉट नहीं हो पा रहा है तो मैं छोटा सा दिखा देती हूँ एक एग्जाम्पल। तो 5 पे डिमांड लेट्स से 1, अगर प्राइस 5 है तो डिमांड आपकी 142 है, दैट समव्हाट लाइज हियर। प्राइस, एज द प्राइस इंक्रीजेस टू 6, द डिमांड इज 131, तो डिमांड इज फॉल्स हो गई आपकी ना समव्हाट यहाँ पर। तो जब आप देखोगे तो आपका डिमांड कर्व पूरा ऐसे प्लॉट हो जाएगा। तो मैं ये सारे मार्केट डिमांड के कर्व्स को, जब मैं मार्केट डिमांड के पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करूंगी तो दैट बिकम्स अ मार्केट स्केड्यूल। ओके, अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा कि प्राइस rises, demand falls, price falls, demand rises, there is an inverse relation। बट ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइस कम हो रही है तो कंज्यूमर्स ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं, या प्राइस गिर रही है तो कंज्यूमर्स ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं, और जब प्राइस आपका ज़्यादा हो रहा है तो कंज्यूमर्स कम क्वांटिटी खरीद रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सो वाई, क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन, वाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज व्हेन द प्राइस फॉल्स, एंड या फिर आप सिंपली कह सकते हो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, या इसको हम रैशनैलिटी ऑफ डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो रीजंस क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि एज यू विल कंज्यूम मोर, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाता है। जैसे आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, तो जब आप फर्स्ट रोटी जो खाओगे दैट विल गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन, आपको इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा कि जो आपको सेकेंड रोटी है वो नहीं देगा, बिकॉज सबसे पहले बहुत ज़्यादा भूख थी तो पहली रोटी आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा फुलफिल करेगा। एज यू कंज्यूम मोर द सेटिस्फैक्शन लेवल गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, तो सपोज क्या बोला है मैंने, अगर सपोज क्या हुआ, आपकी जो आपने गुड्स खरीद लिए हैं, अब आपने देखा
आप दूसरी रोटी अगर आपको नहीं भी मिलेगी तो आप इतने नहीं परेशान होगे जितना अगर आपको बिल्कुल ही पहली रोटी भी नहीं मिलती तो आप ज़्यादा परेशान थे। उसी तरह आप जो सेकंड गुड परचेज करोगे उसके लिए आप तभी खरीदोगे जब उसका प्राइस थोड़ा फॉल होगा। दैट मीन्स क्योंकि आपको इतनी नीड नहीं है, आपकी सेटिस्फैक्शन पूरी हो चुकी है, तो यू विल परचेज मोर ओनली व्हेन द प्राइस इज लो। क्या लिखा है? अ रेशनल कंज्यूमर विल नॉट पे मोर फॉर lesser satisfaction, he is induced to buy additional unit only when the prices are lower। जब आपको चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आपको लगता है, तो आप उसको तभी खरीदोगे जब वो आपको कम प्राइसेस में मिल रहा होगा। इसीलिए एक रीज़न है कि जब प्राइस गिरता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आपको तभी आप एडिशनल यूनिट्स खरीद रहे हो बिकॉज आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम है। प्राइस इफेक्ट क्या होता है? प्राइस इफेक्ट, हम यही जो लॉ ऑफ डिमांड है, दिस इज प्राइस इफेक्ट। प्राइस के कम ज़्यादा होने से डिमांड आपकी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, दिस इज नोन एज द प्राइस इफेक्ट। तो फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्राइस इज टर्म्ड एज द प्राइस इफेक्ट। ओके, सो अब प्राइस इफेक्ट को हम दो टर्म्स में देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? दो गुड्स हैं, लेट्स से हम एग्जांपल फिर से वही पेप्सी का ले लेते हैं। देयर आर टू गुड्स, पेप्सी एंड कोको कोला, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये प्राइस दोनों का 10 रुपीज़ है। ओके, क्या हुआ, पेप्सी ने अपना प्राइस 9 कर दिया और कोको कोला का सेम प्राइस 10 है। अभी क्या हो रहा है, जब प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया, तो अल्टीमेटली जो कोको कोला के कंज्यूमर्स हैं वो सब इधर शिफ्ट हो जाएंगे। सपोज इसके कंज्यूमर्स अभी 100 ही थे, ओके, अब जब कोको कोला वाले कंज्यूमर्स भी पेप्सी कंज्यूम करने लगेंगे तो इसके कंज्यूमर्स कितने हो जाएंगे? सपोज लेट्स से 150 हो गए, तो इसके टोटल कंज्यूमर्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गई। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिमांड इंक्रीजेस। पहले इसकी सिर्फ 100 डिमांड थी, बट जैसे ही क्या हुआ, इसका प्राइस फॉल हुआ तो क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा हो गई, बिकॉज कंज्यूमर्स फाइंड कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ये क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया उनके लिए, एंड ये वाला गुड रिलेटिवली चीपर हो गया। तो सब्स्टिट्यूट गुड जैसे ही प्राइस फॉल होता है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स उनके लिए रिलेटिवली एक्सपेंसिव बन जाते हैं, या सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस फॉल होता है तो उनके लिए वो गुड्स चीपर बन जाते हैं और वो अपनी डिमांड को राइज कर देते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि कोको कोला के कंज्यूमर्स भी पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो गए, तो पेप्सी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गए, तो क्या रिजल्ट निकला, प्राइस पेप्सी का फॉल हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, बिकॉज जो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट गुड्स है कोको कोला, दैट बिकम्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव फॉर द कंज्यूमर्स, दैट्स व्हाई they started consuming Pepsi. Okay, this is substitution effect. Now what is income effect? Income effect क्या बोलेंगे? Income effect होता है जैसे गुड्स की चीज़ें प्राइस कम होते हैं तो कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपीज़ हैं फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, आप राइस लेट्स से आप एक चॉकलेट ही ले लो या फिर आप सिंपल एक जूस ले लो, ठीक है, रियल जूस है आपके पास, जो कि आप सिर्फ 2 ही पैक्स ला पाते थे बिकॉज वो एक 50 का था, 100 रुपीज़ है आपके पास, तो आप कितने ला पाओगे जूस पैक्स? 2 ला पाए। अब क्या हुआ, कंपनी ने अपना जूस का जो प्राइस है वो 50 से कम करके 30 रुपीज़ कर दिया। हो सकता है कंपनी का अपना इफेक्टिव मशीन्स लगा लिया, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई हो, कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो गई हो, ओके, तो 30 रुपीज़ उसने कॉस्ट कर दिया। विद दैट 100 रुपीज़ नाउ यू आर एबल टू परचेजिंग 3 रियल जूस पैक्स। अब आप 3 बॉक्सेस खरीद पा रहे हो। प्राइस तो क्या हुआ इस केस में, कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ गई है, कंज्यूमर की इनकम नहीं बढ़ी है, 100 रुपीज़ की 100 रुपीज़ ही रही है। व्हाट इज दिस परचेजिंग पावर राइजेस? परचेजिंग पावर क्या होता है, मनी वैल्यू उसकी इंक्रीज हो गई है। कंज्यूमर की इनकम वही 100 रुपीज़ है, बट जैसे जैसे गुड्स का प्राइस फॉल हुआ अब वो 2 की जगह 3 बॉक्सेस खरीद पा रहा है। 100 रुपीज़ ही थे ना, उसे तो 100 रुपीज़ स्पेंड करने हैं दोनों जूसेस में खरीदने में, अब वो लेकिन अब उसके 100 में 3 चीज़ें आ रही हैं, तो क्या हुआ, प्राइस फॉल की वजह से डिमांड ज़्यादा हो गई बिकॉज उसकी इनकम की परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो इसीलिए हम 2 चीज़ों में पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। इसीलिए हमने बोला कि प्राइस फॉल होता है तो डिमांडेड बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। ओके, सो दिस इज द इनकम इफेक्ट। वहीं कल को 100 रुपीज़ है, रियल जूस का पैक 80 रुपीज़ का हो गया, सिर्फ एक ही खरीद पाएगा अब कंज्यूमर,
तो यहाँ क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई। दिस इज द इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट इज अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स। जैसे ही गुड्स सस्ते होते हैं तो दूसरे कंज्यूमर्स हैं जिन्हें जो प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहे थे, उन्हें भी क्या लगने लगता है कि भाई ये दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट अब सस्ता हो गया है, तो हमें भी यही वाले कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने स्टार्ट कर देने चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि जो कंज्यूमर्स पहले भी बाय नहीं करते थे वो अब खरीदने लगे हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स की वजह से ओवरऑल कंपनी की डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे वही पेप्सी एंड कोका कोला का एग्जाम्पल ही लिया मैंने, पेप्सी के कंज्यूमर्स अपने आप से बढ़ गए, जो कोका कोला भी कंज्यूम कर रहे थे वो पेप्सी पे आ गए, तो जो कोका कोला वाले कंज्यूमर्स थे वो पेप्सी में शिफ्ट हो गए। दैट मीन्स पेप्सी के लिए वो क्या होंगे न्यू कंज्यूमर्स होंगे। दैट इज व्हाट अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स। ओके, जैसे जियो का था, जब जियो बिल्कुल फ्री था, वो तो वैसे वो एग्जाम्पल नहीं ले सकते बिकॉज वो तो फ्री था। नेक्स्ट इज द डिफरेंट यूजेस। अब क्या मेनी गुड्स हैव, देखो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है ये वाला जो एग्जांपल लिखा है इसमें। फॉर एग्जांपल मिल्क के प्राइसेस सस्ते हो गए, ठीक है, मिल्क का जैसे बहुत अबंडेंट सप्लाई है तो मिल्क सस्ता हो गया। लेट्स से मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारे डेजर्ट्स बना सकते हैं। जैसे प्राइस फॉल हो गया तो लोगों ने क्या कर दिया, उसका यूज़ बढ़ा दिया। मतलब लोगों ने क्या किया कि चलो यार सस्ता हो गया, अब तुम और ज़्यादा खरीद लेते हैं, नई नई चीज़ें बनाएंगे, अलग अलग चीज़ें बनाएंगे कि आज खीर भी बनाएंगे, डेली खीर बनाएंगे या डेली कर्ड बनाएंगे। तो जैसे प्राइस फॉल हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ गई, सिंस द गुड्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो इसमें क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, चीज एंड बटर। इफ प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूसेस, its uses will expand accordingly, the demand increases। तो प्राइस क्या हुआ था, फॉल हुआ था, डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये सब हमने क्या फैक्टर्स पढ़े, ये मैंने रीजन बताया कि ऐसा क्यों होता है, प्राइस गिरने से डिमांड ज्यादा क्यों होती है। तो फर्स्ट इज हमने क्या देखा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेसर सेटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूमर तभी पैसे ज्यादा देगा जब तभी गुड ज्यादा खरीदेगा जब उसको कम पैसों पे मिलेगा, ठीक है। तो प्राइस कम होगा तभी डिमांड ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट इज द इनकम इफेक्ट, सॉरी द प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में हमने देखा दो चीजें, प्राइस के बढ़ने कम होने से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जो हमारे लिए दूसरे गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, दे विल बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव और चीपर। ओके, नेक्स्ट इज द इनकम इफेक्ट। इनकम हमारी वही है, प्राइस के कम ज्यादा होने से परचेजिंग पावर पे इफेक्ट होता है। प्राइस अगर कम होते हैं तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंज्यूमर्स विल बाय मोर। अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स जैसे प्राइस फॉल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें एक चीज़ भी है, सपोज कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन्स है, लेट्स से एप्पल का मोबाइल फ़ोन है, वो अभी सब लोग नहीं परचेज कर पा रहे हैं, सब लोग MI परचेज कर रहे हैं। लेट्स से कल को क्या हुआ कि एप्पल वाले ने सारे फ़ोन्स अपने या 15,000 की रेंज में फ़ोन निकाल दिया, तो जो कंज्यूमर्स पहले आईफोन नहीं खरीदते थे, 15,000 का बजट था उनका, सिर्फ इसलिए वो MI वगैरह खरीद लेते थे, वो भी सोचेंगे यार ये तो प्राइस इतना कम हो गया और एप्पल का फ़ोन है तो हम तो सिर्फ एप्पल का ही फ़ोन खरीदेंगे। तो प्राइस फॉल होने की वजह से तो कंज्यूमर्स जो पहले नहीं खरीदते थे, जिन्हें लगता था कि ये प्रोडक्ट्स महंगे हैं, वो भी अब प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे। तो एप्पल कंपनी के कंज्यूमर्स अल्टीमेटली बढ़ जाएंगे और उसके डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स। डिफरेंट यूजेस भी हमने देख लिया, जैसे प्राइस फॉल हुआ तो लोगों को लगता है कि इसके तो हम नई नई चीज़ें बनाते हैं तो और से और ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। नाउ एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस फॉल, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, प्राइस राइज, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। क्या बोला है लॉ ऑफ डिमांड ने, इनवर्स रिलेशन। लेकिन मैं एक्सेप्शन की बात करूंगी। एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होगी। मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बन सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब है कि यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लॉ ऑफ डिमांड में ये चीज़ नहीं अप्लाई नहीं होगी, ये चीज़ अप्लाई होगी कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। ओके, फर्स्ट इज द कॉन्स्पीक्वस गुड्स। कॉन्स्पीक्वस गुड्स क्या होते हैं, देखो कॉन्स्पीक्वस गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर्स इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें ज़रूरत है, वो इसलिए खरीदते हैं जस्ट टू शो ऑफ।
लोगों को अपना प्रेस्टीज दिखाने के लिए कि हम तो इतना महंगा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। जैसे इसमें मैंने एक डायमंड का रिंग भी लगाया है, यहाँ पर डायमंड्स का ज़्यादा एग्जांपल देते हैं। लोग समझते हैं कि जितना महंगा प्रोडक्ट होगा उतना ही वो अच्छा होगा। जैसे डायमंड को अगर देखेंगे, बोलेंगे इतना, अगर ये बहुत ज़्यादा महंगा है इसका मतलब इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इस केस में अगर उसका प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी लोग खरीदेंगे सोसाइटी में दिखाने के लिए कि देखो हमने कितना महंगा गुड्स खरीदा है, कितना महंगा प्राइस भी हो गया था तो भी हमने इसे खरीद लिया। जस्ट टू शो ऑफ देयर वेल्थ दे बाय द गुड्स, दिस इज नोन एज द कॉन्स्पीक्वस गुड्स। आर्टिकल्स ऑफ क्या लिखा है, प्रेस्टीज वैल्यू, इनको हम स्नॉब इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर प्रेस्टीज वैल्यू, इनको हम वेबलिन गुड्स भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू और स्नॉब अपील ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्पीक्वस कंजम्पशंस आर डिमांडेड ओनली बाय द रिच पीपल। Are demanded only by the what, rich people. Okay, so they are demanded by the rich people and these article becomes more attractive if the prices goes up. Okay, तो law of demand को confirm नहीं करते, ठीक है। डायमंड्स का हम एग्जाम्पल देते हैं, जितना ज़्यादा प्राइस होगा हम समझेंगे उसकी हायर प्रेस्टीज वैल्यू अटैच्ड है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदते हैं। जनरली शो ऑफ के पर्पज़ के लिए इन चीज़ों को खरीदते हैं। वो सोचते हैं अगर प्राइस महंगा होगा हम तो सोसाइटी में दिखाने के लिए खरीदेंगे। नेक्स्ट इज द गिफन गुड्स। गिफन गुड्स नाम इसलिए रखा गया है बिकॉज ये गिफन सर रॉबर्ट गिफन ने डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर क्या देखा उन्होंने कि गुड्स की डिमांड बढ़ रही थी, प्राइस बढ़ रहा था। जब इसका एग्जाम्पल को देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। उन्होंने देखा था कि मीट और ब्रेड दो गुड्स कंज्यूम करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि ब्रेड के प्राइस बढ़ गए तो लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने क्या किया कि ब्रेड और खरीदने स्टार्ट कर दी मीट का कंजम्पशन कट करके। क्यों? बिकॉज ब्रेड का वो बोल रहे थे कि हमने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों ब्रेड को और कंज्यूम कर रहे हो, प्राइस तो बढ़ रहा है। तो क्या था उनका आंसर कि ब्रेड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें ब्रेड खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना वो इसलिए भी खरीदते हैं बिकॉज वो इन्फीरियर गुड है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। गिवन गुड्स में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज द मिनिमम मंथली कंजम्पशन ऑफ द फूड ग्रेन्स, हमारे मिनिमम मंथली कंजम्पशन है, एक फैमिली का एक एग्जाम्पल लिया है पुअर फार्मर का, 20 kg बाजरा एंड 10 kg राइस। बजट में एक इन्फीरियर गुड है, एक सुपीरियर गुड है। राइस इज अ सुपीरियर गुड, बाजरा इज एन इन्फीरियर गुड। पूरे महीने में उनको 20 kg बाजरा चाहिए, दैट इज 20 kg इन्फीरियर गुड चाहिए, और 10 kg सुपीरियर फूड चाहिए, दैट इज द राइस। बाजरा का प्राइस 5 रुपीज़ है एंड राइस का प्राइस 10 रुपीज़ है। इन्फीरियर सुपीरियर इसीलिए भी है, देखो बाजरा चीपर है, ओके, एंड जो राइस है वो 10 रुपीज़ पर kg है, वो एक्सपेंसिव, दैट सुपीरियर फूड है। और हाउस होल्ड का टोटल इनकम 200 है, वो इन सब पे 200 रुपीज़ स्पेंड करता है, ठीक है। तो सबको मिलाने में उसका सिर्फ 200 रुपीज़ उसका बजट है कि 200 रुपये उसको अपने खाने पे खर्च करने हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, कल को प्राइस ऑफ द बाजरा राइजेस, प्राइस बढ़ गया। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि भाई बाजरा की डिमांड कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, 6 रुपीज़ हो गया। लेकिन हाउसहोल्ड हैव नो ऑप्शन, household will be forced to reduce the consumption of rice by 5 kg and increase the quantity of demand, क्योंकि हाउस होल्ड के पास सिर्फ 200 रुपये है, 200 रुपये ही स्पेंड करने हैं उसे, 200 से ज़्यादा नहीं खर्च करने। लेकिन अगर प्राइस तुम्हारा बाजरा का बढ़ भी गया तो कोई ऑप्शन नहीं है ना तुम्हारे पास, अभी भी वो राइस से सस्ता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बाजरे का प्राइस बढ़ गया तो मैं राइस और ज़्यादा कंज्यूम करने लगूंगी, बिकॉज राइस तो और भी महंगा है, वो तो सुपीरियर फूड है ना, उसकी डिमांड राइस नहीं होगी। मुझे 200 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो कल को मैं क्या करूँगी, राइस का कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर दूंगी, राइस के पैसे थोड़े से बचाकर बाजरा खरीद लूँगी, बिकॉज अल्टीमेटली पूरा उसको खरीदना तो 30 kg है ना, 30 kg फूड तो चाहिए ही चाहिए उसे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो राइस का कंजम्पशन कम करके सुपीरियर फूड का कंजम्पशन कम करके इन्फीरियर गुड्स को खरीदेगा, बिकॉज बाजरा डजंट हैव एन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ये नहीं है कि अगर प्राइस 6 हो गया तो मैं कोई और मार्केट में जाके देख लूँ कि बाजरा का कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए जो 5 रुपीज़ पर kg पे हो, कोई ऑप्शन नहीं है। तो गिफन गुड्स के बारे में 3 पॉइंट्स ध्यान से सुनना। गिफन गुड्स आर इन्फीरियर, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से MCQ में बहुत मतलब कंफ्यूज के लिए पूछ सकते हैं
कि ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। इन्फीरियर गुड्स जो हमने पढ़े थे उनकी डिमांड कम ज़्यादा किससे होती है? इनकम से, कि इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन गिवन गुड्स इज नॉट द केस। गिवन गुड्स के केस में जो डिमांड कम ज़्यादा हो रही है वो प्राइस की वजह से हो रही है। दैट मीन्स गिवन गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निल है, कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। गिवन गुड्स में सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस, जो डिमांड पे या जो भी हम देख रहे हैं इफेक्ट, दैट्स ओनली ड्यू टू द प्राइस ऑफ द इन्फीरियर गुड। लेकिन इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है दैट डिपेंड्स ऑन द इनकम। ये वाला देखो, मोर ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फीरियर गुड्स इज रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाएगी एज इनकम राइजेस, प्राइस रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बट कांस्टेंट। बट गिवन गुड्स के केस में इट्स रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। ओके, generally those goods which are inferior with no close substitutes are easily available which occupy a substantial place in the consumers budgets, इसको हम क्या बोलते हैं? गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट इज कॉन्स्पीक्वस नेसेसिटीज। एक हमने पढ़े थे अभी कॉन्स्पीक्वस गुड्स, जिसमें हमने देखा था हाई वैल्यू प्रेस्टीज या शो ऑफ के पर्पज से खरीदते हो। लेकिन कॉन्स्पीक्वस नेसेसिटीज होती हैं लग्जरी नेसेसिटीज, जैसे आपको आपके सर्वाइवल के लिए वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है। जैसे आपके घर में टीवी, आपके घर में रेफ्रिजरेटर, अगर वो नहीं भी हो तो आप जी सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन अब वो आपकी इतना नेसेसिटी बन गई है, अब आप उनके बिना नहीं रह सकते। जब पहले ये चीज़ें इन्वेंट नहीं हुई थी तब लोग रह रहे थे, लेकिन अब आपका मोबाइल फोन्स, आपका टीवी, आपका एसी, आप इनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर कल को टीवी का प्राइस बढ़ भी गया, रेफ्रिजरेटर्स का प्राइस बढ़ भी गया, मोबाइल्स का प्राइस बढ़ भी गया, तो भी कंज्यूमर्स खरीदेंगे। ये नहीं है कि घर में फ्रिज लगाना बंद कर देंगे, घर में टेलीविज़न लगाना बंद कर देंगे। नो, ये अब आपकी लग्जरी नेसेसिटीज़ बन गई हैं। दैट इज़, इन नेसेसिटीज़ की चाहे प्राइस बढ़ भी जाए तो भी आपको खरीदोगे ही आप। ये नहीं है कि डिमांड को हम कम कर देंगे, ये नहीं है एसी महंगा हो गया तो एसी नहीं चलाएंगे। तो कॉन्स्पीक्वस नेसेसिटीज़ का मतलब होता है कि वो नेसेसिटी, वो लग्जरी नेसेसिटीज़ जो बेसिक नीड्स नहीं है, बट अब उनका कॉन्स्टेंट यूज़ की वजह से हम इतना हैबिचुअल हो गए हैं कि अब हम उनके बिना नहीं रह सकते। ओके, जैसे कूलर्स, कुकिंग गैस। ओके, नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइजेस। इफ द प्राइस राइजेस, ओके, तो बायर एक्सपेक्ट्स की फर्दर राइज हो रहा है प्राइस कॉन्टिन्यूसली गुड्स का बढ़ता जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स को लग रहा है फ्यूचर में और बढ़ेगा, तो अभी वो बढ़ते प्राइस पे खरीद लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीद लेगा। जैसे गोल्ड, सिल्वर या कोई भी ऐसा चीज़, जैसे कोई भी फूड आर्टिकल से आपको लगता है कि प्राइस बढ़ रहा है और बढ़ेगा फ्यूचर में, तो आप उसको सोचोगे कि आज ही हम थोड़ा सा खरीद लेते हैं, थोड़ा तो आगे जाके और बढ़ेगा ही ना। तो जैसे जैसे कंज्यूमर्स को लगता है प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो वो डिमांड उसी बढ़ते हुए प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीद लेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड भी राइज हो रही है, तो ये भी क्या हो गई, एक्सेप्शन हो गई। नेक्स्ट इज द डिमांड फॉर नेसेसरीज। खाना महंगा हो गया तो क्या खाना बंद कर दोगे? नहीं, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेट महंगा हो गया तो क्या सब चीज़ें बंद कर दोगे? नो। आपका वाटर का जो बिल आ रहा है वो महंगा हो गया, जो वाटर का बिल भी आता है ना, तो पानी पीना बंद कर दोगे क्या? नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप जितना मिनिमम आपका कंजम्पशन है वो तो आप कंज्यूम करोगे ही करोगे ना। तो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू द नेसेसरीज इररिस्पेक्टिव टू द प्राइस ऑफ, ये यहाँ पर डिमांड ऑफ द नेसेसरी, ये रिंग गलती से लग गया, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस चेंजेस पीपल विल कंज्यूम द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ द नेसेसरी कमोडिटीज। ये नहीं है प्राइस कम हो गया तो बिल्कुल खाना पीना, नेसेसरी, जितना नेसेसरी कंजम्पशन है उतना तो करोगे ही करोगे ना। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स में भी वही कि शेयर है, कोई जो लोग शेयर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो स्पेकुलेटिव बिजनेस करते हैं, उन्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, उस पर अपना क्या करेंगे, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा और बढ़ता जा रहा है तो वो फिर से आज गुड्स खरीद लेंगे ताकि कल को वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज इमरजेंसीज।
During emergencies such as war, natural calamity, flood, law of demand becomes ineffective. जैसे अगर कहीं पे बाढ़ आई हुई है या कोई ऐसी वॉर वाली सिचुएशन है, उस टाइम पे जनरली प्राइस वैसे भी महंगे हो जाते हैं, बट लेकिन स्टिल कंज्यूमर्स तो खरीदते हैं ना, इवन उन सिचुएशंस में ज़्यादा खरीदते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि कल को ये चीज़ बिल्कुल मिलना ही ना बंद हो जाए. ठीक है, दे ऑफन फियर दैट देयर वुड बी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल, सो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं इवन एट द हायर प्राइजेस. ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा लॉ ऑफ डिमांड क्या है. लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशन क्यों है प्राइस और क्वांटिटी की वजह से. फिर हमने देखा कि ऐसे कुछ केसेस एक्सेप्शन जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड्स गुड, मीन्स जहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. देयर आर टू टर्म्स, दोनों अलग अलग कलर से हाईलाइट किया. देखो मैंने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, दो अलग अलग टर्म्स हैं. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. जब भी डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज प्राइस की वजह से हो, प्राइस की वजह से बोले तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस, देन वी विल कॉल इट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. और जब भी डिमांड में चेंज हो, चेंज बोले तो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, other than factors other than price, that means इनकम की वजह से, इनकम बढ़ गई तो डिमांड ज़्यादा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस की वजह से, तो उस केस में हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड. ओके, सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओनली ड्यू टू द प्राइस एंड चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर्स ड्यू टू अदर वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड व्हाइल कीपिंग प्राइस एट द कांस्टेंट. देखो चेंज मीन्स क्या, डिमांड बढ़ भी सकती है एंड कम भी हो सकती है. चेंज मतलब क्या है, डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है. डिमांड बढ़ गई ड्यू टू प्राइस तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन. डिमांड कम हो गई ड्यू टू प्राइस, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज मीन्स क्या, कम डिमांड या ज़्यादा डिमांड, कम होगी तो कॉन्ट्रैक्शन, बढ़ेगी तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ओनली ड्यू टू द चेंज ड्यू टू द प्राइस. ओके, इसमें फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स वुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन केस द मिल्क प्राइजेस इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया है. इसमें आपको एक चीज़, ये है हमारा प्राइस, ये है हमारा क्वांटिटी. ठीक है, अभी हमारा यही है प्राइस, लेट्स से 100 है ना, यहाँ पर लेट्स से क्वांटिटी डिमांडेड 150 है, प्राइस आपका 15 है लेट्स से, और यहाँ पर प्राइस 20. ठीक है, अभी क्या हुआ कि अगर प्राइस 15 था तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 150 थी, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, प्राइस आपका 20 हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी. और लॉ ऑफ डिमांड कुछ इस तरह से बनेगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर एक ही डिमांड कर्व है, ओरिजिनल डिमांड कर्व पे ही डिमांड का इंक्रीज डिक्रीज हमने प्लॉट किया है. ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, एक ही डिमांड कर्व है. कल को क्या हो गया, प्राइस और बढ़ गया तो डिमांड और कम हो जाएगी. इसी डिमांड कर्व पे हम प्लॉट करते रहेंगे बिकॉज जो डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज है वो सिर्फ प्राइस की वजह से है. तो अगर आए कि किस डिमांड कर्व में मूवमेंट, किस में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में या चेंज इन डिमांड में मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू प्राइस. प्राइस की वजह से क्या चेंज होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो दैट उस केस में आपका मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है. ठीक है, लेकिन अगर ये डिमांड कर्व, इसमें देखो एक्सप्लेन भी किया हुआ है. एक सिंपल ओरिजिनल डिमांड कर्व था, यहाँ पर आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व था, ये प्राइस P1 था, ये क्वांटिटी Q1 थी. ये सिंपल एक ऐसे प्लॉट हुआ था. ठीक है,
कल को क्या हुआ कि प्राइस आपका बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज़्यादा हो गई। मतलब ये जो प्राइस बढ़ने से जो डिमांड कम हुई है तुम्हारी, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। एंड जो प्राइस, हाँ ये प्राइस, और यहाँ पर अगर मैं यही वाला प्राइस है, लेट्स से प्राइस कम होने से प्राइस के कम होने से अगर मेरी डिमांड बढ़ जाती है तो उसको मैं क्या बोलूँगी, एक्सपेंशन। ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो दो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो डिमांड कर्व क्या है, सेम। तो दैट इज देयर इज अ movement along the same demand curve. Next, now अब हम change in demand बोल रहे हैं। तो change in demand का मतलब है other than price। अदर देन प्राइस की वजह से जब हमारा डिमांड में चेंज होता है तो तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कुड बी इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड बढ़ेगी तो इंक्रीज इन डिमांड, कम होगी तो डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, आपका राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, मैं इसी पे दिखा देती हूँ। जैसे यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ मैं अलग से फ्रेश डायग्राम बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। ये आपका इनिशियल प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांडेड था, ये इनिशियल डिमांड कर्व था। थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा वैसे बन रहा है लाइंस, बट ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, कल को आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ गई। क्यों बढ़ी है, कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज हो गई। तो इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, प्राइस से कोई रिलेशन है क्या, नहीं। तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है तो क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर आगे शिफ्ट हो जाएगा, देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। मतलब क्या, मतलब क्या कि यहां पर प्राइस जो है यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो सेम है, प्राइस सेम है, डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज अदर फैक्टर्स की वजह से हो रही है। प्राइस सेम है, मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की डिमांड करूंगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा, एग्जांपल ये आता है ना, ट्रैवल ज़्यादा करूंगी, ज्वेलरी ज़्यादा खरीदूंगी। तो यहाँ पर प्राइस पे कोई चेंज नहीं हुआ है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मेरी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो डिमांड कर्व और आगे शिफ्ट हो गया, और डिमांड बढ़ेगी तो और शिफ्ट हो गया। कल को क्या हुआ, प्राइस तो सेम था, मेरी इनकम बहुत कम हो गई, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स महंगे हो गए, तो फिर क्या होगा, आपका डिमांड कम हो जाएगी। तो देयर इज अ इनवर्ड शिफ्ट। सो यहाँ पर दो चीजें हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ओरिजिनल डिमांड का सपोज ये था तुम्हारा, और ये हमारा क्या हुआ, इनवर्ड शिफ्ट। आपको डिमांड दिख भी रहा होगा ना, यहाँ पर पहले 10 होगा, सपोज यहाँ 15 है या 20 है, 10 से 15 हो गई तो ये आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, और बढ़ रही है तो ये आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। ओरिजिनल डिमांड का 15 है, डिमांड 10 हो गया तो इनवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड इज ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन द डिमांड। इसमें राइटवर्ड, दैट इज इनवर्ड एंड आउटवर्ड शिफ्ट होता है। ओके, एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से, क्या क्या पढ़ा हमने, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इनवर्स क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और ध्यान रखना, सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस का इफेक्ट देखते हैं डिमांड पे,
डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे नहीं देखते, सिर्फ वन साइडेड है। प्राइस के बढ़ने या कम ज़्यादा होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन द अजम्पशंस आर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये सब कांस्टेंट रहना चाहिए जितने भी फैक्टर्स हैं। डिमांड स्केड्यूल क्या है, जब मैं डिमांड को कितना प्राइस पे कितना डिमांड है उसको एक टेबल में प्लॉट करके रिप्रेजेंट करती हूँ तो वो क्या होता है, डिमांड स्केड्यूल। और उसी स्केड्यूल को जब मैं ग्राफ में प्लॉट कर देती हूँ तो वो मेरा क्या बन जाता है, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप्ड। और मार्केट डिमांड क्या होती है, सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को क्लब कर दूंगी, दैट बिकम्स अ मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड अगर आए सिंपल मार्केट डिमांड कैसे निकालोगे, सारे कंज्यूमर्स की डिमांड एट द सेम प्राइजेस, जो 10 प्राइजेस है उस पर इतनी डिमांड है तो कितना टोटल डिमांड हो गया, सारी डिमांड्स को क्लब कर दिया सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को, तो दैट बिकम्स अ मार्केट डिमांड। और उसी डिमांड को अगर मैं प्लॉट करूंगी तो दैट बिकम्स अ मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, रैशनैलिटी ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्या कि प्राइस के बढ़ने से या कम ज़्यादा होने से डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमने देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इफेक्ट, अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स एंड डिफरेंट यूजर्स। ओके, एक्सेप्शन क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स मीन्स स्टेटस सिंबल या प्रेस्टीज शो ऑफ करने के लिए आप जो गुड्स खरीदते हो तो वो तो जानबूझ के आपको शो ऑफ करना है ना, तो जैसे प्राइस बढ़ेगा तो आप जानबूझ के और खरीदोगे तो डिमांड राइज होगा। गिफन गुड्स के एग्जांपल देख लिया था। गिफन गुड्स में ध्यान रखना, दे आर द टाइप ऑफ द इन्फीरियर गुड। ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर गुड बट नॉट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम ज़्यादा होता है ड्यू टू द इनकम, बट गिफन गुड्स का जो इफेक्ट है वो हम देखते हैं ड्यू टू द प्राइस ऑफ द गुड्स। कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, लो लग्जरी नेसेसिटीज हैं, ड्यू टू द कांस्टेंट यूज वो हमारी नेसेसिटीज बन गई है। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हमें लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ता और बढ़ेगा तो हम अभी उसकी और डिमांड बढ़ा देंगे नेसेसरी गुड्स के लिए। नेक्स्ट इज द स्पेकुलेटिव गुड्स एंड इमरजेंसी सिचुएशंस। फिर हमने देखा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड बोले तो ड्यू टू द प्राइस की वजह से बढ़ रही है तो डिमांड एक्सपेंशन, कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन। और अदर देन द फैक्टर्स ऑफ डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व किस में होगा, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि उसमें प्राइस से इफेक्ट, प्राइस के कम ज्यादा होने से डिमांड कर्व वहीं का वहीं है, प्राइस के कम ज्यादा होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। लेकिन चेंज इन डिमांड में प्राइस सेम है, डिमांड कम ज्यादा अदर देन फैक्टर्स की वजह से हो रही है, तो डिमांड में देयर इज डिमांड कर्व में इनवर्ड शिफ्ट होगा या आउटवर्ड शिफ्ट होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो इन द थर्ड वीडियो वी विल कवर इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। हमने इस वीडियो में पूरा लॉ ऑफ डिमांड पूरा कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था डिमांड क्या है एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो इन द थर्ड वीडियो वी विल कवर इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। Till then, take care, bye bye, all the best. And if you really like my video, if you really like my teaching way of teaching, then please do subscribe and do share my video. Thank you, bye bye.